बच्चों, आज हम वर्ण विचार अर्थात फोनोलॉजी के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं अक्षर, ध्वनि या स्वनिम क्या है। मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी अक्षर, ध्वनि या स्वनिम कहलाती है, अर्थात जिसका क्षय नहीं होता और या फिर नाश नहीं होता वे अक्षर कहलाते हैं। परंतु लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? वर्ण, अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वह क्या कहलाती है? वर्ण। पहले मनुष्य ने किसी भी ध्वनि को अपने मुख से उच्चारित किया होगा। जैसे मनुष्य ने क ध्वनि का उच्चारण किया। उच्चारण करने के पश्चात यह बताया कि ककार को इस प्रकार से लिखा जाएगा। जब मनुष्य ने अपनी उच्चारित की हुई ध्वनि को एक आकृति प्रदान कर दी कि क इस प्रकार लिखा जाएगा, ककार ध्वनि का हम इस प्रकार से लिखित रूप में प्रयोग करेंगे। जब उसने इसको लिखित रूप प्रदान कर दिया, इसे एक आकृति प्रदान कर दी ककार को, तो वह क्या हो गया बच्चों? वर्ण। लेकिन मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या कहलाई? अक्षर। जब इसी अक्षर को मनुष्य ने एक लिखित रूप प्रदान कर दिया कि लिखित रूप में हमारा ककार इस प्रकार लिखा जाएगा, खकार इस प्रकार से लिखा जाएगा, जब इसे एक लिखित रूप में आकृति प्रदान कर दी मनुष्य ने, तो वह क्या कहलाया बच्चों? वर्ण। अतएव मौखिक रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई? अक्षर, ध्वनि या स्वनिम। परंतु लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई बच्चों? वर्ण। नेक्स्ट है हमारा मात्रा किसे कहते हैं। उच्चारण में लगने वाला समय हमारा क्या कहलाता है? मात्रा। हिंदी में 10 प्रकार की मात्राएं होती हैं, परंतु हिंदी भाषा में स्वर हमारे 11 होते हैं। तो मात्राएं 10 क्यों होती हैं? क्योंकि ह्रस्व अ की मात्रा नहीं होती। मात्रा केवल दीर्घ अ पर मिलती है, किंतु ह्रस्व अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अतएव स्वर तो हमारे 11 होंगे, किंतु मात्राएं हमारी 10 होंगी। यहाँ यह बात जानने योग्य है कि व्याकरण के 3 अंग हैं या व्याकरण की 3 इकाई हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। इस प्रकार भाषा नंबर 1 पर वर्ण, नंबर 2 शब्द, नंबर 3 वाक्य। इस प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों नंबर 1 पर क्या हुई? वर्ण। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या हुई? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। किंतु अर्थ के आधार पर भाषा की केवल 2 ही इकाई हैं, अर्थात अर्थ के आधार पर भाषा के केवल 2 ही अंग हैं। कौन कौन से? शब्द और वाक्य। इस प्रकार अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों क्या हुई? नंबर 1 पर यहाँ पर क्या आ रहा है? शब्द। नंबर 2 पर वाक्य। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई? शब्द। किंतु भाव और भावार्थ के आधार पर भाषा की केवल एक ही इकाई है और वह क्या है? केवल वाक्य। भाव एवं भावार्थ के आधार पर भाषा की केवल एक ही इकाई या फिर केवल एक ही अंग है और वह है वाक्य। अतएव हमें यह पता लगा कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है, किंतु अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है और केवल भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। अब हम पढ़ते हैं
वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं बच्चों? वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्णों का समूह। वर्णों को क्रमबद्ध लिखने का ढंग हमारा वर्णमाला कहलाता है। हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इन 52 वर्णों के विषय में पढ़ते हैं। इन 52 वर्णों में 11 हमारे स्वर हैं। 11 हमारे क्या हैं बच्चों? स्वर। ठीक है। और 2 हमारे क्या हैं? ये अयोग वाहा। और 25 हमारे क्या हैं बच्चों? स्पर्श व्यंजन। 11 हमारे क्या हैं बच्चों? स्वर। 2 हमारे क्या हैं? अयोग वहा। और 25 हमारे क्या हैं? क से लेकर म तक, ककार से लेकर मकार तक हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और ड और ढ ये 2 हमारी उत्तिष्ठ व्यंजन हैं। ये 25 हैं स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक। और ड और ढ ये हमारे उत्तिष्ठ व्यंजन हैं केवल 2। इसी प्रकार य र ल व ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। और श श स ह ये 4 हमारे क्या हुए बच्चों? ऊष्म व्यंजन हुए। और इसी में ही बच्चों अक्ष, त्र, ज्य और श्र ये 4 हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। अब हमें ये बात क्लियर है कि 11 हमारे स्वर हैं, 2 हमारे अयोगवाह हैं। 11 + 2 13 हो गए बच्चों यहाँ तक हमारे। ठीक है। और 25 हमारे क्या हैं? ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। 13 और 25 कितने हो गए बच्चों? देखते हैं। और 2 हमारे यहाँ पर उत्तिष्ठ व्यंजन हो गए। 2 उत्तिष्ठ व्यंजन हमने प्लस कर लिए। और 4 हमने अंतस्थ व्यंजन यहाँ से प्लस किए। 4 हमने ऊष्म व्यंजन प्लस किए। और 4 हमने संयुक्त व्यंजन प्लस किए बच्चों। हमारा टोटल कितना हो गया बच्चों? 52। इस प्रकार हमारे 52 वर्ण हमारी वर्णमाला में इस प्रकार 52 वर्ण हैं। हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण। ठीक है बच्चों, सबको ये चार्ट क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों वर्णों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोग वाहा। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन और नंबर 3 अयोग वाहा। जिन वर्णों को बोलते समय हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा हमारे मुख की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर या वोवल कहते हैं। मूल रूप में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब हम चलते हैं व्यंजनों के विषय में पढ़ते हैं। बच्चों स्वरों को आगे 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, अब प्रश्न यह उठता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? पहले हम ह्रस्व स्वर के विषय में पढ़ते हैं। स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 1 सेकंड का 5वां भाग अर्थात 1 मात्रा का काल लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे
संख्या में 4 होते हैं। ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व ऋ। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि हिंदी भाषा में दीर्घ ऋ नहीं होती। दीर्घ ऋ फिर भी आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जिसके अंदर कुंडी इस प्रकार 2 बार घूमी होती है वह हमारी दीर्घ ऋ कहलाती है। ये हमारी दीर्घ ऋ है। यह रूप ऋ का दीर्घ रूप केवल हमें संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है। हिंदी भाषा में दीर्घ ऋ का प्रयोग नहीं होता। अतएव ह्रस्व स्वर हमारे बच्चों कितने हैं? केवल 4। अ, ई, उ, ऋ। नेक्स्ट है बच्चों हमारा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय अर्थात 2 मात्रा का काल लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ह्रस्व ए, दीर्घ ए, ह्रस्व ओ और दीर्घ ओ। इस प्रकार हमारे 4 दीर्घ स्वर होते हैं। अब हम इस प्रकार 7 हमारे बच्चों क्या हुए? दीर्घ स्वर हुए। अब हम पढ़ते हैं प्लुत स्वरों के विषय में। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है अर्थात 3 मात्रा का काल लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, जैसे मैया, जैसे ओम, जैसे जाओ, जैसे जाओ। ये हमारे बच्चों क्या हैं? प्लुत स्वर के उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं बच्चों व्यंजनों के विषय में। किसके विषय में? व्यंजन वर्णों के विषय में। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इन ध्वनियों का उच्चारण करने में वायु सीधे कंठ से बाहर नहीं आती, उसे हम व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 होती है। समझ में आ गया बच्चों? जिन ध्वनियों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण करने में वायु सीधे कंठ से बाहर नहीं आ पाती, अतएव ये व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। कितनी होती है? 33। अब व्यंजनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, नंबर 4 उत्तिष्ठ व्यंजन, नंबर 5 संयुक्त व्यंजन। अब बच्चों हम स्पर्श व्यंजनों के विषय में पढ़ते हैं। स्पर्श का, जैसा कि स्पर्श व्यंजन के नाम से ही हमें पता लग रहा है, स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु फेफड़ों से तो निकल जाती है किंतु मुख से बाहर आने से पहले कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, जीवा, ओष्ठ और नासिका का स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क से लेकर म तक हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं।
आगे हम पढ़ते हैं उत्कृष्ट व्यंजनों के विषय में। किसके विषय में बच्चों? उत्कृष्ट व्यंजनों के विषय।